हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं शेयर अलॉटमेंट से। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बनाया है, जिसके अंदर इसके पहले का सारा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये सब। आज हम पढ़ेंगे कि ये शेयर अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। तो शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग सिंपल है, मतलब कि शेयर को देना। अब शेयर को किसको देना? शेयर को उन लोगों में देना जिन्होंने शेयर खरीदने के लिए फॉर्म भरा था, जिन्होंने शेयर खरीदने के लिए क्या भरा था? एप्लीकेशन भरा था। यानी उन पब्लिक वालों को शेयर देना, उसको हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। सिंपल सा है। जब उन्हें शेयर दिया जाता है तो उनका शेयर किस में दिया जाता है? उनके डीमैट अकाउंट में दिया जाता है, वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है पब्लिक में से, और फिर उन शेयर एप्लीकेशन को क्या किया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब जो लोग शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भरते हैं तो वो लोग कुछ पैसे भरते हैं ना, तो उन पैसों को बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर देना। और फिर बैंक वाले क्या करेंगे? पैसे ब्लॉक करने के बाद जिन जिन का अकाउंट अच्छे से ब्लॉक हो गया, उन सारे के नाम वो लोग जाके कंपनी में दे देंगे। अब कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन आ गया है तो कंपनी के कुछ मेंबर्स लोग क्या करेंगे कि जो उनके पास शेयर एप्लीकेशन आया है उसका सारा डिटेल अपलोड करेंगे। जैसे कि नेम हो गया, कौन सा इन्वेस्टर है, या कितना शेयर उसने अप्लाई किया है, उसको कितना शेयर चाहिए, उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, उसने कितने पैसे भरे हैं, ये सारा डिटेल कोई वो कंपनी का एक मेंबर क्या करता है? अपलोड करता है। कहाँ पे अपलोड करता है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपलोड करता है। फिर थर्ड है कि वो सारा जो एप्लीकेशन का डिटेल है ना, उसको भेजा जाता है कहाँ पे? रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। फिर अब भेज दिया गया सारा एप्लीकेशन, तो जो रजिस्ट्रार है वो लोग क्या करेंगे? उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सा शेयर है, मतलब कि किन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया है। रिटेल इन्वेस्टर वाले लोगों ने, या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या कंपनी के एम्प्लॉय। वो लोग देखते हैं कि किन लोगों ने अप्लाई किया है, कितना शेयर उनको चाहिए, ये सब वो लोग देखते हैं। उसके बाद फिफ्थ है कि ये देखा जाता है कि उन्हें कौन से बेसिस पे शेयर दिया जाए। और वो कौन देखता है? वो एक साथ रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर, कुछ कंपनी के मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एप्लीकेशन वालों को कितना शेयर देना है, किस बेसिस पे शेयर देना है। सिक्स्थ है कि शेयर कैसे दिया जाता है उनको? शेयर उसी हिसाब से दिया जाता है जो कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा होता है। मतलब कंपनी ने पहले ही डिसाइड किया है ना कि ये रिटेल इन्वेस्टर को 10% शेयर देना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल वालों को 30% देना है, तो उसके हिसाब से उनको शेयर बांट दिया जाता है। फिर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कि शेयर अलॉट कर दिया गया है, और फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज दिया जाता है। देन एट्थ है कि अब तो शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो गया, तो शेयर को क्रेडिट कर दिया जाता है डीमैट अकाउंट के अंदर। और किसके डीमैट अकाउंट के अंदर? एप्लीकेंट्स के डीमैट अकाउंट के अंदर। और ये बात उनको बता भी दी जाती है कि आपका शेयर अलॉट हो गया है, SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू उनको बता दिया जाता है। फिर टॉपिक आता है कि आपको क्या क्या बात ध्यान में रखते हुए शेयर को अलॉट करना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिनको ध्यान में रख के ही आपको अपना शेयर अलॉटमेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट है कि एक कंपनी कभी भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर सेकंड ये है कि कम से कम 10% शेयर किसके लिए रिजर्व रखना पड़ता है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड है कि सारे टाइप के इन्वेस्टर्स को जब वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें किस प्रोसेस से अप्लाई करना है? ASBA के प्रोसेस से ही अप्लाई करना है। और फोर्थ ये है कि सारा काम ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन से लेके पूरा अलॉटमेंट तक का काम है ना, सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। फिफ्थ ये है कि डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए अगर आप शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि उसी के अंदर आपका शेयर क्रेडिट किया जाएगा। सिक्स्थ ये है कि 90% शेयर्स है ना ऐसे होने चाहिए जो कि अंडर रिटर्न ना हो, यानी मतलब कोई दलाल वलाल से वो शेयर को अप्लाई नहीं किया गया हो। तो ऐसे लगभग 90% शेयर होने ही चाहिए। और अगर कंपनी के पास ऐसा इतना शेयर नहीं है, देन वो लोग
शेयर इशू नहीं कर सकते। 7th ये है कि अगर कंपनी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस से शेयर इशू करना है ना, तो इसके लिए सेबी ने कुछ क्राइटेरिया रखी है, वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। 8 ये है कि अगर शेयर फिक्स प्राइस पे इशू किया जा रहा है तब कंपनी को सेबी से है ना एक प्रॉस्पेक्टस लेना पड़ता है, और अगर शेयर वो लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इशू कर रहे हैं तब कंपनी को एक रेड हेरिंग नाम का प्रॉस्पेक्टस लेना पड़ता है सेबी से। 9th ये है कि मिनिमम 5% शेयर का फेस वैल्यू आपको है ना पहले ही ले लेना है शेयर एप्लीकेशन मनी के समय। मतलब समझ लो आपके शेयर का प्राइस है 10,000, तो आपको पहले ही उसका 5% फेस वैल्यू यानी 500 रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन मनी के तौर पे ले लेना है। 10th ये है कि कंपनी को है ना एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज वालों के साथ, और वहाँ पे शेयर को लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, मतलब कि किन किन लोगों ने शेयर ख़रीदा है वो दिखाना पड़ेगा। फिर कंपनी को एक और एग्रीमेंट करना होगा डिपॉजिटरी कंपनी के साथ, ताकि वो लोग उन शेयर्स को क्रेडिट कर सके, जिन जिन लोगों ने शेयर ख़रीदा है उनको क्रेडिट कर सके। 12th ये है कि पहले ही कंपनी को अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन और उसके इफ़ेक्ट प्रॉस्पेक्टस में दिखा देना है। 13th ये है कि जब भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है ना, तो सेबी ने बता रखा है कि कितना आपके कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए। अगर उतना है तो आप शेयर इशू कर सकते हो, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। 14th ये है कि अगर प्रोमोटर्स ने भी शेयर ख़रीद लिया है ना, तब वो अपने शेयर को नहीं बेच सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कुछ छोटे से पीरियड में, और उस पीरियड को कहते हैं लॉक इन पीरियड। मतलब लॉक इन पीरियड में वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन की बात की गई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब आपने शेयर अलॉट किया, आपने शेयर दिए लोगों को, लेकिन कहीं वो इरेगुलर तरीके से या इलीगल तरीके से तो नहीं है। पर ये दोनों होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जब शेयर को अलॉट किया जाता है, लेकिन कोई भी प्रोविज़न या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो कंपनी एक्ट से हमें मिले हैं वो सारे को ध्यान में रख के हम नहीं करते। जब हम कोई भी प्रोविज़न ही फॉलो नहीं करते, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही फॉलो नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपने जो शेयर अलॉट किया है वो इरेगुलर है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है कि शेयर आपने अलॉट कर दिया है लेकिन आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है, तब आपका शेयर इरेगुलर कहलाएगा। अगर आपने कॉपी प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास नहीं फ़ाइल किया है या सेबी के पास नहीं फ़ाइल किया है, तब वो एक इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है। फिर अगर आपने 5% फेस वैल्यू नहीं लिया है शेयर का, तभी भी वो एक इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है। 4th ये है कि आपने एस्क्रो अकाउंट ही नहीं खोला है। 5th ये है कि आपने है ना एग्रीमेंट नहीं किया है लिस्टिंग शेयर्स को लेके। मतलब हमने देखा था ना कि हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि कितना शेयर ख़रीदा है किन किन लोगों ने। तो अगर आपने वो एग्रीमेंट नहीं किया है या आपने डिपॉजिटरी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, आपको याद होगा डिपॉजिटरी के साथ हम क्यों एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि वो लोग इस शेयर को क्रेडिट करते हैं, तो उनके साथ हमने एग्रीमेंट नहीं किया। या फिर हमने शेयर अलॉट कर दिया लेकिन हमने कोई भी प्रोविज़न फॉलो नहीं किया कंपनी एक्ट का या सेबी का, तभी भी वो एक इरेगुलर अलॉटमेंट कहलाता है। फिर अगर आपके प्रॉस्पेक्टस के इन्फॉर्मेशन गलत है या इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, तभी भी आपने जो शेयर अलॉट किया है वो इरेगुलर कहलाएगा। अब ये इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट करने का कुछ इफ़ेक्ट भी होता है। क्या इफ़ेक्ट होता है? मतलब अगर किसी ने ऐसा किया ना, तो क्या उसका है ना शेयर अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया जाता है और उसको उसका सारा पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसको कोई लॉस होता है, फिर वो बेचारा क्या करेगा? मतलब उसको क्या पता उसके मनी ही ना मिले, तो वो कुछ काम कर सकता है। जैसे वो कैंसलेशन का एक एप्लीकेशन बना सकता है और फिर उसको कंपनी में देना होता है, लेकिन वो एक स्टैट्यूटरी जो मीटिंग होती है उसके 2 महीने के अंदर ही उसको देना होता है। मतलब स्टैट्यूटरी मीटिंग होने के 2 महीने पहले से ही उसको वो एप्लीकेशन जमा करवाना पड़ेगा। या फिर अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग पहले ही हो गई है ना, तो उसके 2 महीने बाद तक उसको अपना एप्लीकेशन जमा करवाना पड़ेगा कैंसिलेशन का। और अगर एक डायरेक्टर ने जानबूझ के इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट किया है ना, तो फिर उसको है ना
लॉस कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा उस शेयर होल्डर को। और अगर शेयर होल्डर ने खुद जानबूझ के किया है ना तो फिर उसको कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई इलीगल शेयर अलॉटमेंट क्या होता है। इरेगुलर तो पढ़ा, अब इलीगल क्या है, तो चलो देखते हैं इलीगल क्या होता है। तो शेयर अलॉटमेंट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर होल्डर के बीच में और कंपनी के बीच में। और वो कॉन्ट्रैक्ट सही कब कहलाता है, जब सब कुछ सही हो, सारे डॉक्यूमेंट सही हो, कुछ डॉक्यूमेंट का एब्सेंट ना हो, मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी सही तरीके से। तब कहते हैं हाँ भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहलाता है इलीगल अलॉटमेंट। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में अगर कुछ मिसिंग है, मतलब इन पॉइंट में से आपने कोई एक पॉइंट को नहीं माना और आपने अपना शेयर अलॉट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं इलीगल शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहला है ऑफ़र। ऑफ़र मतलब क्या होता है, तो जिसको भी शेयर होल्डर बनना है ना, तो वो एक क्या करता है, एप्लीकेशन भरता है। हमने पढ़ा ये पहले, तो वो एप्लीकेशन भरता है कि भाई मुझे शेयर ख़रीदने हैं, तो वो कहलाता है ऑफ़र। अब सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र। अब शेयर होल्डर्स तो उनको बनना है, उन्होंने ऑफ़र दे दिया कंपनी को हमें शेयर होल्डर बनना है। अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि शेयर होल्डर्स जिनको भी शेयर ख़रीदना है उनका ऑफ़र मान लिया गया। अगर रिजोल्यूशन पास नहीं होता है तो अब वो वहाँ के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। थर्ड ये है इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र। मतलब अब तो उन लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई आप हमारे शेयर ख़रीद सकते हो, लेकिन उनको बताने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं कंपनी के तरफ से। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ कंपनी वाले भी अपना शेयर मुझे बेचना चाहते हैं। फोर्थ है कंसीडरेशन। आपको पता ही है कि शुरू में क्या कुछ एप्लीकेशन मनी भरना पड़ता है। तो जब शेयर होल्डर जिसको बनना है वो एप्लीकेशन मनी भर देता है ना, तो उसको कहते हैं कंसीडरेशन। लेकिन इन चारों में से अगर आपने कोई एक दो काम नहीं किया या कोई काम नहीं किया और सब कुछ आप यूं ही पैसे वैसे खिला के कर रहे हो ना, तो फिर तो वो इलीगल शेयर है भाई। फिर आता है कि अगर आपने अपना शेयर अलॉट किया, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे कंपनी का, ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो अगर आप अपने शेयर अलॉट कर रहे हो लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए नहीं यूं ही कर रहे हो, तो भाई आपका जो शेयर है वो इलीगल है। फिर हमेशा याद रखना कि जो शेयर अलॉट किया जाता है ना, वो एक अकेला डायरेक्टर कभी नहीं करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल के करते हैं। और अगर कोई एक डायरेक्टर अकेला ये काम कर रहा है, मतलब वो कोई गलत काम कर रहा है, या फिर शेयर अलॉट किया जा रहा है और सब कुछ वॉयलेट किया जा रहा है, मतलब कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, सब कुछ यूं ही भाई पैसों पे चल रहा है, सब पैसा पैसा, तब क्या होगा, यही होगा कि आपका जो शेयर है ना वो इलीगल है। और अगर आपने उसको अलॉट कर दिया तो वो इलीगल शेयर अलॉटमेंट कहलाता है। बस आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी आने वाला है पार्ट 3, सो स्टे ट्यून्ड।